को आज शुरू से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। विषय कौन सा हो जाएगा, कौन सा विषय है, बोलना सबको कंपलसरी है, ठीक है। विषय कौन सा है, और हम खंड कौन पढ़ रहे हैं, खंड कौन सा हो जाएगा, इतिहास। और पाठ कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है 6 हेडिंग। कितने हेडिंग, टोटल कितने हेडिंग, पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ लेना है 6 हेडिंग। कितने हेडिंग, आप लोग को घर पे रिवीजन भी करना है, ठीक है। क्योंकि हम चाहे जितना मेहनत करके पढ़ाएं, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे कोई फायदा निकलने वाला नहीं है, ठीक। इसलिए पूरे चैप्टर में पढ़ना कितना हेडिंग है, 6, जिसमें से आपको पहला हेडिंग पढ़ना था फ्रांस की, पहला हेडिंग कौन सा, फ्रांस की क्रांति। इसको हम लोग 9th में भी पढ़ लिए थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति 9th में भी पढ़े हैं। दूसरा वाला हेडिंग क्या पढ़ना था हम लोग को, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण या राष्ट्र का निर्माण, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है। फिर तीसरा हेडिंग हम लोग को कौन सा पढ़ना है, तीसरा हेडिंग कौन सा पढ़ना है, क्रांतियों का या फिर क्रांति का युग। और ये चलता कब है क्रांति का युग, 1830 से लेकर के कब तक, 1830 से कब तक है ये युग, 1848 तक। 1830 से कब तक, 1800, घर पे पढ़ा करो, नहीं ये चीज हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हमको याद करना है, इसमें पूरे चैप्टर में जितने हेडिंग है ना पूरा हमको पहले से ही याद है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है घर पे, तभी ये 15 दिन से एक चैप्टर चल रहा है। नहीं तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपका 9th कमजोर हो गया फिर आप 10th नहीं समझ पाओगे, और 10th कमजोर हो गया आगे की पढ़ाई बहुत दिक्कत देगी, क्योंकि अगर अच्छा नंबर आपका नहीं आया ना या समझ नहीं पाए सारा पढ़ाई बेकार है। आपको चौथा हेडिंग फिर पढ़ना है, कौन सा जगह का क्रांति, जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। फिर आपको एक और पढ़ना है, किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण। ये 5वां हेडिंग है, इटली का एकीकरण, ठीक है, इटली का एकीकरण। लेकिन एक चीज समझ नहीं आया, पूरे क्लास में सिर्फ भैया को ही मेडल क्यों दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहन जी लोग टॉप नहीं की थी। अच्छा टॉपर में बहन जी हैं कि भैया, बहन जी। पहले नंबर पे किसका है और दूसरा किसका था, वो तो होना ही था, ठीक है। मतलब हम चाहते थे बहन जी पहले नंबर पे आए, क्योंकि मेहनत करती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़का दूसरे नंबर पे आए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करता है, ठीक। 6वां हेडिंग कौन सा है, राष्ट्रवाद और कौन सा वाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद ये वही हेडिंग है जो हम लोग अब तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग अभी किताबियां ना खोलें। ए महाराज पहले कॉपी बंद करो। अब आप लोग खोले हैं कॉपी किताब की, नहीं खोले हैं, लेकिन हम इसको बहुत दाई पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेना है। इतना हेडिंग आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें से इससे संबंधित आपको एक प्रश्न लिखवा दिया गया है, ये वाले को आपको लिखना है, यही आपको होमवर्क दिया गया, दूसरा हेडिंग, ठीक है। तीसरा वाला आपको नहीं लिखवाया गया क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं नहीं लिखने के लिए, पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में क्या क्या हुआ है, इससे संबंधित आप एक प्रश्न लिख चुके हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न आप लिख चुके हैं, ये वाला लिखना है इसी में, ठीक है। इसमें दिया है कि फ्रांस में, ये यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था और उदय होने का कारण क्या था, ये दोनों हेडिंग उसी में कर जाएगा, ठीक है। अगर इस हेडिंग में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। दूसरा इसमें मेन हेडिंग दिया हुआ है, कुछ प्रतीक थे, जैसे त्रिभुज में रोशनी बिखेरता हुआ आंख, उसका मतलब क्या था, ज्ञान। क्या मतलब है उसका, ज्ञान। उसमें 2 मेडल के बारे में भी दिया गया है, एक जर्मेनिया है एक और है, ठीक है। तो दोनों मेडल के बारे में भी पढ़ लेना सबको। अब इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे, आप लोगों से कल ही ग्रुप में जब मैसेज किए थे तो बताए थे कि आप लोग जो है देख लीजिएगा, कॉपी भी पूरा करके लाना है और पढ़ के आना है। अब आज आप लोग को बहुविकल्पीय शुरू में लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, काहे इतना उदास हैं आप। अरे बहन जी अच्छा पीछे से बतिया रही हैं, चलो तो इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसको भी आज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कितने बहुविकल्पीय लिखवाए हैं आपको, कितने बहुविकल्पीय थे। पहला कॉपी सब लोग खोले अपना, कॉपी खोलिए तुरंत। पहला प्रश्न आपको लिखवाए कौन सा थे, पहला प्रश्न कौन सा हम लोग लिखे हैं, हाँ, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, नाम क्या था उसका, मैसोनी। कौन बनाए थे इसको, मैसोनी। 1800
31 में, 1831 में। ये किस देश के रहने वाले थे? इटली के। किस देश के रहने वाले थे? इटली। ये विचारक भी थे जो 4 लोग मिल करके और पूरे इटली को एकीकरण किए थे। इसमें 4 में 4 नाम आपको पढ़ना रहेगा। एक का नाम है काऊर, सुने हो कि नहीं? काऊर। एक आदमी का नाम था गैरीबॉल्डी। क्या नाम था? गैरीबॉल्डी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आदमी यह था, मेस्सोनी। नाम क्या इसका? मेस्सोनी। और चौथा आदमी जो बाद में सम्राट बनता है, विक्टर विलियम द्वितीय। ठीक है, वो पूरे जर्मनी को इकट्ठा करके और रोम को क्या बना देता है? राजधानी, और वही सम्राट बन जाता है। ठीक है, तो कहेगा यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है? जोसेफ मेस्सोनी। जोसेफ मेस्सोनी। दूसरा प्रश्न हम लोग कौन सा लिखे थे? हाँ, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसकी है? मेटरनिख की। ये कथन किसने कह दिया था? मेटरनिख की। जैसे अपने आए ना कि जब दिल्ली में हलचल होती है तो पूरे देश में तूफान चलता है। ठीक है, यहाँ का मतलब मेन कहावत था कि जब दिल्ली में हलचल होती है तो पूरे देश में तूफान आता है। अब मान लीजिए अगर गद्दी बदल गया दिल्ली में, प्रधानमंत्री दूसरा हो गया, पूरा देश प्रभावित होगा उससे। अब अपने यहाँ मोदी जी हैं तो अभी ऐसे चल रहा है, कोई नया आएगा तो अपने हिसाब से चलाएगा। ऐसे जो फ्रांस है वो पूरे यूरोप के बीच में था, तो जब फ्रांस में कोई क्रांति होती थी तो अगल बगल का देश भी प्रभावित होता था। क्योंकि नेपोलियन का नाम सुने आप लोग? नेपोलियन किस देश से था? फ्रांस से। किस देश से था? फ्रांस। लेकिन वो वही नेपोलियन था जो 1797 में जाकर आक्रमण कर देता है इटली पे। किस देश पे? इटली पे। जबकि 15 में आक्रमण कर देता है रूस पे। किस देश पे? रूस पे। तो जब फ्रांस में कोई घटना घटती थी तो बाकी यूरोप में भी वो घटना लागू हो जाती थी। जब फ्रांस में राष्ट्रवाद शुरू हुआ तो पूरे यूरोप में शुरू हो गया। जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई तो पूरे यूरोप में क्रांति शुरू हो गई। इसीलिए मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी जुकाम। ये कहावत बहुत फेमस है, बोर्ड में आने की संभावना भी है। तीसरा प्रश्न कौन सा है? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। जो 1789 वाली बात है ये हो गई पुरानी, क्योंकि जब आप 9th में थे ना तब आपसे पूछा जाता था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। अब आप 10th में आए हो तो उसमें दिया रहेगा कि जो है फ्रांस की क्रांति किस तारीख को हुई थी? 14 जुलाई 1789। कितने प्रश्न हो गए? 3। चौथा प्रश्न कौन सा है? जर्मनी का, हाँ, जर्मनी के एकीकरण में किसकी योगदान या किसकी भूमिका थी? ऑटोवन। इसने कौन सा बनाया था संस्था नहीं बल्कि नीति लागू किया। कौन से नीति को लागू किया था? लो और रख की नीति। अपने यहाँ भी ना सम्राट, अपने यहाँ एक नाम सुनोगे, अशोक। क्या नाम था? अशोक। जैसे ये नीति लागू किया था ना, ऑटोवन बिस्मार्क, लो और रख की नीति, ऐसे अपने यहाँ अशोक लागू कर दिया था। एक कलिंग जगह है, वहीं पहली बार युद्ध किया और कहा ना कि जितने विद्रोही हैं सबको निपटा दो। उसमें लड़के बच्चे कोई मिले कोई दिक्कत नहीं है, सबको काट के लटा दिया। जब सम्राट गया घूमने, फिर से अशोक गया था घूमने, देखा कहा यार इसीलिए हम युद्ध लड़े थे, इतना मार काट के ले, और उसने तलवार रख दी। तलवार रखने के बाद भी ना लगभग 20-30 साल तक कोनो विद्रोह किया ही नहीं, क्योंकि सबको पता था कि अशोक अभी तलवारिया रखा है, किस दिन उठा ले कोनो पता नहीं है। जीत मूवी देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो? तब आगे बढ़ो। 5वां प्रश्न कौन सा है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? किस सन में हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हो गया? 1871 में। 6वां प्रश्न कौन सा है? इटली का एकीकरण। पहले जर्मनी का एकीकरण, अब किसको पढ़ना है? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ है? 1870 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न कौन सा मिलेगा? हाँ देखो, जर्मनी के एकीकरण में ना सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वो ऑटोवन बिस्मार्क। माने ऑटोवन बिस्मार्क पूरे जर्मनी को इकट्ठा कर लेता है अकेले, जबकि मेहनती था, दिमाग लगाया। लेकिन इटली को एकीकरण करने के लिए कितने लोग की भूमिका? 4। कितने लोग की? 4। एक लोग अपने देश को 70 में ही कर लिए और एक लोग कब किए? 71 में। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा, नेपोलियन किस देश से संबंध रखता है? किस देश से? क्योंकि फ्रांस का ही वो कौन था? सम्राट। फ्रांस का क्या था? सम्राट। क्योंकि रोबेस्पियर को मरने के बाद इटली पे आक्रमण कर दिया था नेपोलियन 1797 में, और जैसे आक्रमण किया ना, फ्रांस वाले को लगा यह आदमी है जो सम्राट बन सकता है, और 1799 में फ्रांस का सम्राट किसको बना दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट देश को चलाने के लिए लेके आ रहा अपना नया संविधान। कौन सा सचिव? नया संविधान। नए संविधान को कहा गया नागरिक संहिता। कौन सी संहिता? नागरिक। उसी में इसको बताया गया था कि पूरे देश में क्या क्या लागू किया जाएगा। उस समय ना इसने फ्रांस में एक विद्यालय बनवाया था, विश्वविद्यालय। किस जगह पे? पेरिस में। किस जगह पे? पेरिस में। एक बैंक खुलवाया था, उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ फ्रांस। बैंक ऑफ, ए भाई साहब इधर सुन रहे हो क्या हो रहा है इधर? नेपोलियन कौन सा बैंक बनवाया था? हाँ, आप कौन सा बैंक बनवाए थे? हाँ आप बताइए। क्या? वही तो पूछ रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान रखो, नहीं हाई स्कूल में फिर से पढ़ाना पड़ेगा, क्या फायदा आएगा। बैठो। नेपोलियन फ्रांस में एक बैंक बनाया, बैंक का ही नाम क्या था? बैंक ऑफ फ्रांस। इसने सड़कें भी बनवाई फ्रांस में। कितनी? 229।
कितनी सड़कें। इसने धर्म पे भी स्वतंत्रता दे दिया कि अगर आप फ्रांस में रह रहे हो तो कोई भी धर्म को क्या कर सकते हो, मान सकते हो। इसने भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी, इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया। ऊपर से एक मशीन ही बनवा के रखा था। कौन सा मशीन? गिलोटीन। ये आदमी अपना गिलोटीन मशीन रखा था। आज अपने योगी बाबा अपना भी एक मशीन रखे, उसका नाम बुलडोजर। ठीक है, वो उधर से गिलोटीन से निपटा देता था। बुलडोजर बाबा किससे निपटा देते हैं? बुलडोजर से। उधर कोई भ्रष्टाचारी रहता था ना, गिलोटीन पे चढ़ा देता था परमानेंट, सीधे ऑनलाइन कटिंग जाओ। ठीक है, लेकिन अपने योगी बाबा नया बुलडोजर, कोई भ्रष्टाचारी टाइप का होगा सबसे पहले उसके घर बुलडोजर जाएगा अपना चंगुल दिखाते हुए कि किस घर में रह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? हाँ, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? कौन सा नाम मिलेगा? कौन सा? हाँ, गैरीबॉल्डी। ठीक है, जोसेफ गैरीबॉल्डी। इसने एक अपना युवा लोगों को इकट्ठा करके सेना भी बनाया था। उसी का नाम क्या था? रेड शर्ट। कैसी शर्ट? रेड शर्ट। वो जो रेड शर्ट वाले थे ना, इसके सैनिक थे, क्योंकि ये स्वयं सैनिक था। जो जोसेफ मेसोनी था, यंग इटली बनाया था, उसने पूरे युवाओं को इकट्ठा किया। जोसेफ गैरीबॉल्डी सभी लोग को इकट्ठा करके रेड शर्ट पहना दिया कि अपने सेनाओं का पहचान हो सके। अगला प्रश्न कौन सा है? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? किस सन में? 1815 में। किस सन में? 1815 में। ये कहां पे युद्ध करने चले गए थे? वाटरलू के युद्ध में। कौन से युद्ध में? वाटरलू। उसी समय एक संधि हुआ, उसी संधि का नाम क्या है? वियना संधि। कौन सी संधि? वाटरलू जब हो रहा था, ये किस देश में चले गए आक्रमण करने? रूस में। किस देश में? रूस। जो रूस है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला। कैसा क्षेत्रफल वाला? दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन कहेगा कि भारत किस मामले में? जनसंख्या। भारत किस मामले में? जनसंख्या। उत्तर प्रदेश किस मामले में? जनसंख्या। हम लोग इलाहाबाद के पास होते तो कहते हैं अपना जिला किस मामले में? जनसंख्या। फिर अपना गांव भी आ जाता है, जनसंख्या। अपना घर ही पता लगता है, हम ही लोग 35 परिवार है। ठीक है, क्योंकि भारत इस मामले में एक्टिव है। दरअसल जनसंख्या जो होती है वो जलवायु पे भी डिपेंड करता है। अगर ठंडी जलवायु होगी तो जनसंख्या कम होगी, अगर गर्म जलवायु होगी तो क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो जो रूस है वहां की ठंडी जलवायु है। अगर मान लो लड़के बच्चे हो भी गए तो आधा को ठंडी निपटा देगा। दूसरा, वहां खाने का उतना संसाधन उपलब्ध है नहीं। अपने यहाँ है, कुछ भी गेहूं चावल बो दीजिए, आराम से हो ही जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है भैया? हाँ, ऑटो और बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? कौन से देश से था? जर्मनी। किस देश से? जर्मनी से। किस देश से? ऑटो और बिस्मार्क किस देश से थे? जर्मनी। इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3-4 लोग हैं जिनको पूछेगा, जैसे ऑटो और बिस्मार्क, जोसेफ मेसोनी, नेपोलियन बोनापार्ट। इनका संबंध पूछता है कि ये लोग किस देश से थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से हो जाएंगे? फ्रांस। जबकि ऑटो और बिस्मार्क कहां से होंगे? जर्मनी। जबकि जोसेफ मेसोनी कहां से हैं? इटली। तीनों अभी भी बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, और आगे चल करके तीनों के होने के कारण इटली और जर्मनी का करवा देता है प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध है? प्रथम युद्ध। नेक्स्ट कौन सा हेडिंग है? वियना संधि कब हुई? किस सन में? 1815 में। 1815। उसी समय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? वाटरलू। कौन सा युद्ध? वाटरलू। उसी समय पराजय भी हुई थी। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। किसकी हो गई थी? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अगला हेडिंग कौन सा मिलेगा? हाँ, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था? किस देश से? फ्रांस से। माने बैंक भी कौन खुलवाया? फ्रांस। 229 सड़क कौन बनवाया? फ्रांस। गिलोटीन कौन बनवाया? नेपोलियन। कहां से था? इसीलिए तो कहता है कि फ्रांस जब सीखता है तो कहां जाती है सर्दी जुकाम? यूरोप में। जो जो काम पूरा फ्रांस करता था ना, वो अगल बगल के देश लागू हो जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा मिलेगा? हाँ, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज था? कैसा राज था? सीमित, क्योंकि छोटा छोटा एरिया बटा हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सीमित। अगला प्रश्न कौन सा है? हाँ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था उस देश का नाम क्या है? फ्रांस। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र के लिए मार कहां हो गया? फ्रांस में। फ्रांस अछूता नहीं था। जैसे फ्रांस में मार हुआ ना, इटली में भी चालू हो गया। इटली निपटा ही नहीं तब तक जर्मनी में भी चालू, जर्मनी निपटा नहीं तब तक ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, सब देश में मारे होने लगा। और फिर फाइनली आज पहुंच गया कहां तक? रूस। रूस के बाद कहां पहुंच गया? भारत। क्योंकि वहां से ही सबको खदेड़ा गया, ये सब आ गया भारत में। और भारत में जब वहां पे सब क्रांति हो रहा था तब युद्ध चालू हो गया था 1914 में। किस सन में? 1914। उसी को कहा गया प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम। जैसे ही वो सब वहां से भगाया गया, इधर आ गया, और फिर यही एंट्री हो जाती किसकी? गांधी जी की। यूं मार होने लगा। मतलब ये जहां जहां अंग्रेज जाता था सब ना, सब जगह मार होता था। अगला प्रश्न कौन सा मिलेगा? खत्म। इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अब इसमें देखो, हम लोग को कितने प्रश्न लिखे हैं? 5। कितने प्रश्न लिखे हैं? 5। पहला वाला प्रश्न आप लोग लिख ही लिए होंगे। फ्रांस से संबंधित एक मैंने लिखवाया कि फ्रांस में क्रांति होने के कारण। इसको लिखे हो कि नहीं? लिख लिए। फिर इसमें आप लोग, ये वाला आपको दिया ही गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है और इसके कारण क्या थे। इसको आप लोग को होमवर्क दिया गया है। फिर है कि क्रांति का युग, ये उस समय जब मारधाड़ चल रहा था, इससे बहुत ज्यादा आपको प्रश्न लिखना नहीं है। फिर जर्मनी का एकीकरण आप लोग लिखे हैं, इटली का एकीकरण लिख लिया है, और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद।
ये भी आप लोग कर चुके हैं। अब देखो राष्ट्रवाद का उदय, इसको हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। अब साम्राज्य वाला आपको समझा दिया कि कैसे हो गया। पहले राष्ट्र का निर्माण करवाए, फिर आपस में ये लोग मार करने लगे, और जब मार करने लगे, साम्राज्य बनाने लगे अपना अपना, तभी एंट्री हो जाती है भारत में। ये चैप्टर साम्राज्यवाद के बाद एंड हो जाता है, और फिर हम लोग को ये चैप्टर मिलेगा दूसरे पार्ट में। किसने पार्ट में? दूसरे पार्ट का ही अपने यहाँ है नाम, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। पहले हम लोग कहां पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। किस जगह? यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आप कहां पढ़ेंगे? भारत में राष्ट्रवाद। अब जो भारत में राष्ट्रवाद है, इसी में आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, खिलाफत आंदोलन। कैसी आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। क्योंकि जो एक ये यूरोप है, यूरोप पे ही एक देश है, उसका नाम है तुर्की। देश का नाम क्या है? तुर्की। वहां पे एक साम्राज्य था, उसका नाम है ऑटोवन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? ऑटोवन। जो ऑटोवन साम्राज्य है ना, वहीं पे एक जगह जो पूरा मुस्लिम एरिया है वो, और वहीं पे मुस्लिमों के सम्राट रहते थे, उनको खलीफा कहा जाता था। क्या कहते थे उनको? खलीफा। इसीलिए आपको जो पहला पॉइंट पढ़ने को मिलेगा, उसी का नाम है खिलाफत आंदोलन। क्या? कौन सा आंदोलन? खिलाफत। क्योंकि किसके खिलाफ थे? खलीफा के। रीजन क्या है? खलीफा माने होता है धर्म गुरु। कौन से गुरु? धर्म गुरु। बाकी इस चैप्टर को हम लोग अगले वाले में पढ़ेंगे, जो दूसरा चैप्टर लगा है उसमें। और भूगोल का हम लोग कल शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। दूसरे पार्ट का नाम क्या हो जाएगा? संसाधन और विकास। इतने हेडिंग में किसी को कोई चीज डाउट हो तो बताओ। कुछ छूट गया है इसमें? छूटा है कि नहीं? सबका हो गया है? बस इसमें जो प्रतीक वाला पॉइंट है वो आप लोग को देख लेना है, ठीक है। बाकी कॉपी सब लोग लाए हो कि नहीं? कॉपी ले लीजिए, ईमानदारी से पूरी कॉपी लिख डालिए, ठीक है। 4 प्रश्न हम लिखवा दे रहे हैं, एक प्रश्न आपको घर से लिखना है। दोनों के साधन पता है, किताब भी है। नई किताब से हो पाएगा तो अपने हिसाब से देखिएगा। इसको करवा के पूरा फिर चेक करवा लीजिए, क्योंकि हर महीने में कॉपी चेक होती रहे। हो जाएगा। अब हम कुछ लोगों से प्रश्न पूछ भी ले रहे हैं, इतना अगर पढ़ लिया हो तो। बेल लग गई, ले दादा।